Good morning, everyone. This is the chapter number 4th of Geography Agriculture. As you all know that chapter number 2 and chapter number 3 from your course book has been deducted. It is not going to come in your exam. Forest and wildlife resources and water resources have been deducted from your syllabus. So after the resource and development, we are directly moving on towards the chapter number 4, that is agriculture. Now, before starting up with the video, I want to share something with you that if you are facing any kind of problem in doing the worksheet questions which I am sending you with the video, just look the video very carefully. जितने भी आपके पास में questions आते हैं worksheet से related, वो सारे ही questions आपके video के explanation में आपको बताए जाते हैं. Either I will show you the definition particularly और either मैं आपको orally dictate करके वो डेफिनेशन बता रही हूँ. तो आप अगर वीडियो को प्रॉपरली और क्लियरली देखेंगे तो डेफिनेटली आपको उस वीडियो में सारे आंसर्स मिल जाएंगे. सो दैट विल बी ईजी फॉर यू. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद द चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होता क्या है? आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास में कुछ मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम इकोनॉमी को रन कराने के लिए करते हैं. दैट इज दैट सेक्टर्स हैव बीन डिवाइडेड और इकोनॉमी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पोर्शंस. दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी. तो जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जो हमारी अर्थ से रिलेटेड होती है, उसको हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस कितना है वो बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ये आपको पता है कि हमारी कंट्री का मैक्सिमम पोर्शन, यानी कि अगर मैं काउंट के हिसाब से बताऊँ तो 2/3 हमारा पोर्शन कहाँ इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. वो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी है जो लैंड से रिलेटेड है, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. हम एग्रीकल्चर से क्या मिलता है? हम लोगों को फूड मिलता है जो हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है. इफ़ आई गिव यू द डेफिनेशन, it is a primary activity which produces the food we eat and raw materials for the industry. You are very much well aware कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वर्क करती हैं वो सारी की सारी रॉ मटेरियल मिलेगा तो वर्क करेंगी. ठीक है. अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है. तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? वो रॉ मटेरियल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है या हमारी प्राइमरी एक्टिविटी से वो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाता है. ठीक है. नाउ कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? कुछ इंडस्ट्रीज़ का नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं या खुद बता सकते हैं, सोच सकते हैं जो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड हैं एग्रीकल्चरल के ऊपर, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स के ऊपर. मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो हम उनका एक्सपोर्ट भी करते हैं. आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ द वर्ड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. जानते हैं आप क्या होता है इम्पोर्ट्स क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट यानी बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में सामान मंगवाना, और एक्सपोर्ट मतलब जो हम हमारी कंट्री में एक्स्ट्रा जो हमारा सरप्लस है हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद वो बाहर भेजना. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट फॉर्म, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इट इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ फार्मिंग. ये एक पुराना तरीका है फार्मिंग करने का जो छोटी लैंड पे किया जाता है. इट इज़ डन ऑन स्मॉल लैंड. ओके. सेकेंड पॉइंट, प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड. यानी कि जो पुराने टाइम में हम लोग चीज़ें यूज़ करते थे एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, वो चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं जैसे कि हो, डिगिंग स्टिक्स, डो एक्सेट्रा. ओके. ऑल द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ primitive tools are used in this farming. Then we have third point, it depends on monsoon, natural fertility and other environmental condition. यानी कि जो हमारी primitive subsistence farming है इसके अंदर
अंदर हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग मेड मशीन्स का एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, इसके अंदर हम इरिगेशन प्रोसेस आगे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ये क्रॉप ग्रो हो सकती है, उन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मॉनसून पे पूरा डिपेंडेंसी रहेगा, जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उसी के हिसाब से या उसी की फर्टिलिटी के वर्किंग के हिसाब से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, और बाकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को ग्रो किया जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग, एक ये ऐसा फार्मिंग है जिसके अंदर फार्मर क्या करेगा, एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करता है वो, ठीक है, उस लैंड को जला के क्लियर करता है, बर्न करके क्लियर करता है, और उसके अंदर अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। जब वो लैंड को क्लियर करने के लिए उसको जलाता है तो जो राख है, उस वो राख अपने आप में एक फर्टिलिटी प्रोड्यूसर का काम करती है। ठीक है, उस फर्टिलिटी को प्रोड्यूस करने के बाद, उस लैंड को फर्टाइल करने के बाद, फार्मर उसके अंदर अलग क्रॉप, कोई भी दूसरी फूड क्रॉप को ग्रो करेगा जिससे वो अपनी फैमिली की सस्टेनेबिलिटी को देख सकता है। ठीक है, उसके ऊपर वर्क करता है। जब क्रॉप ग्रो करते करते या रिपीट करते करते उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है, तो फार्मर वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और वो दूसरी लैंड को क्लियर करता है वापस से वैसे ही जला के। ठीक है, सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। ये एक टाइप का प्रोसेस है कि फार्मर ने एक लैंड को लिया, जो उसकी लैंड है उसको लिया, उसके ऊपर उसने उसको जलाया, लैंड को क्लीन किया, उसकी फर्टिलिटी पहले इंक्रीज़ की जलाने के बाद, और उसके ऊपर फिर दूसरे क्रॉप्स को ग्रो किया। क्रॉप ग्रो हुई, रिपीट करते करते जब सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप डिक्रीज़ हो गई तो उसने उस लैंड को छोड़ दिया। ठीक है, जिससे वो अपनी फर्टिलिटी को वापस से रीगेन कर सके। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear the fresh patch of land for the cultivation. This type of shifting allows, इससे क्या होगा, nature to replenish the fertility of the soil. नेचर अपने आप में हील होता है, ये बात आप जानते हैं। इसका एक सिंपल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों में से कोई बाहर जा नहीं सकता, ह्यूमन बीइंग्स आर कन्फाइंड इन देयर होम्स, तो आप ये देख रहे हैं कि नेचर अपने आप हील हो रहा है, राइट। हम एयर को फ्रेश देखते हैं, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देखते हैं, नदियाँ क्लीन हो गई हैं। आप लोगों ने अगर 1-2 दिन पहले नेट पे इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी तो ये भी बहुत क्लियरली आ रहा है कि ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा एरिया क्लियर नहीं था, जो पूरी तरीके से अब पूरी तरीके से बन गया है, वापस पूरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, सो व्हाट इट सेज दैट नेचर ऑटोमेटिकली हील्स इटसेल्फ। उसी तरीके से जैसे ही फार्मर उस लैंड को क्लियर करके छोड़ देता है, जब उसकी सॉइल की डिक्रीज हो जाती है फर्टिलिटी, तो थोड़े टाइम बाद नेचर अपने आप उस व्हाट यू कॉल उस फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करता है। ठीक है, और सॉइल को वापस से फर्टाइल बनाता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज फार्मर डू नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर फार्मर इसमें यूज़ नहीं करता, और अदर मॉडर्न इनपुट्स, कोई भी अदर मॉडर्न इनपुट्स को इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्री के अंदर हम इस टाइप की फार्मिंग को, स्लैश एंड बर्न को, अलग अलग नेम से जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हम इसको झुमिंग बोलेंगे, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अंदर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट या छत्तीसगढ़ में, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, यानी कि अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इट इज़ नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको, रोका इन ब्राज़ील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Am I clear? Now, let's move to the second type of farming, that is intensive subsistence farming. अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक
ऐसी फार्मिंग है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं मॉडर्न इनपुट, लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ लेते हैं, लेकिन एक लिमिटेड सोर्स में। ओके, जैसे इट इज़ डन ऑन अ लैंड ऑफ हाई पॉपुलेशन, यानी कि ये उस जगह पे यूज़ में आता है जहाँ पे पॉपुलेशन और डिमांड दोनों ही चीज़ें क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। अब ऑब्वियसली जब डिमांड ज़्यादा है तो हमें ग्रोथ भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब ग्रोथ ज़्यादा करनी है तो हम लोगों को फर्टिलाइज़र का डोज क्या करना है, हाई करना होता है, यूज़ करना होता है फर्टिलाइज़र, जिससे हम लोग उस प्रोडक्ट की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों को ही क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, इरिगेशन मेथड्स आर ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स। हम पुराने वाले की तरह, जैसे कि हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसकी तरह हम पूरी तरह डिपेंडेंस नहीं हो सकते मॉनसून के ऊपर, क्योंकि बारिश का कोई पता तो होता नहीं है, दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। अब बारिश का हमें पता नहीं है तो हम उसका वेट नहीं करते रह सकते, तो हम लोगों को इरिगेशन मेथड्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वन एक्स्ट्रा पैराग्राफ इज गिवन ओवर हियर। व्हाट Though the right of inheritance leading the division of land among the successive generations has rendered land holding size uneconomical, यानी कि जो ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि जो पूर्वजों के पास में पहले से या आप हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास में जो बड़ी बड़ी लैंड्स है, उसकी वजह से जो उन लैंड होल्डिंग्स की वजह से उन लोगों ने वो लैंड किसको, अपने बच्चों को ऑब्वियसली पास ऑन की है। ठीक है, तो वो लैंड क्या है, डिवाइड तो हुई नहीं है, लैंड का डिवीजन क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल होने की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल ही लैंडलेस फार्मर हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 9th क्लास में विलेज ऑफ पालमपुर पढ़ा था। उस पालमपुर विलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे लैंड होल्डर्स थे जिनके पास में बहुत बड़ी लैंड थी, और कुछ लैंड होल्डर्स ऐसे थे जो लैंडलेस थे। ठीक है, जिनके पास में लैंड ही नहीं है, कुछ स्मॉल लैंड वाले थे। तो उसी तरीके से जो ये पुरानी लैंड डिवाइडेड है ऑलरेडी, जिसकी वजह से सब जनों के पास इक्वल लैंड नहीं अवेलेबल है, इसकी वजह से क्या होता है, द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब जिन लोगों के पास में बड़ी बड़ी लैंड है, बड़े बड़े खेत हैं, उनके पास में लाइवलीहुड का सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है, वो लैंड ही है। तो वो लोग उस लैंड को डिवाइड नहीं करते, किसी को देते नहीं हैं, या उसका पूरा मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। जब मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश की जाती है तो उस लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करके देना है, चाहे वो क्वालिटी की बात की जाए चाहे क्वांटिटी की। जब हम एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड के ऊपर बहुत कुछ उगा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी में उगा रहे हैं और अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को, मेथड्स को, मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करके उगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, एम आई क्लियर नाउ? लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, जिसको हम लोग कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ये कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली मनी को अर्न करने के लिए की जाती है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग का मेजर मोटिव होता है मनी अर्न करना बेसिकली। इसके फीचर्स क्या क्या है, दैट इट इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल एरिया फॉर प्रॉफिट। मेजर किस में काम किया जाएगा, क्या इसका स्केल है वर्क करने का, ये लार्ज स्केल एरिया में काम किया जाता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए। दूसरा, इसमें मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि HYV सीड्स। HYV सीड्स का फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हम लोग बेचने के पर्पज़ से उगा रहे हैं। अब ऑब्वियसली कोई 1 किलो आलू तो उगाएगा नहीं बेचने के लिए, या कोई 2 मूली तो उगाएगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक बड़े लैंड एरिया पे एक बड़ी क्वांटिटी में, हैवी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, उगाते हैं, ग्रोइंग करते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। अब बड़े बड़े लैंड एरिया पे उगाना है तो डेफिनेटली हमें मॉडर्न इनपुट्स भी लगेंगे, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है,
उसी तरीके से इन लोगों ने सब चीज़ों को यूज़ करके ये लोग मनी अर्न करने के लिए क्रॉप को ग्रो करते हैं। इस कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है जिसको हम प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, यह अलग से फार्मिंग नहीं है, ये कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, एक बड़े लैंड एरिया पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ओके, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर असम में टी ग्रो की जाती है काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर, ठीक है, और कॉफ़ी ग्रो की जाती है कहाँ, कर्नाटक के अंदर। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच मैक्सिमम area is being covered by growing a single crop only for the basis of commercial purpose, ठीक है, बेचने के लिए। अगर आपको बुक से एक्सप्लेनेशन दें तो उस अकॉर्डिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, इनकी हायर हो सके। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज मतलब डिफर करती है रीजन टू रीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। राइस किसी जगह पे यानी कि हरियाणा में वो एक तरीके से कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन उड़ीसा के अंदर वो सबसिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि उड़ीसा के अंदर उसकी खपत ज़्यादा है, उसकी यूसेज ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ की यूसेज के अकॉर्डिंग उड़ीसा के अंदर राइस जो है दैट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। लेकिन हरियाणा में, पंजाब में उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन वो वहाँ का स्टेपल क्रॉप नहीं है, तो वो लोग उसको कमर्शियल पर्पस में यूज़ करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप कहलाई जाती है, ठीक है। नाउ प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। Plantation covers large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. labor भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, inputs भी चाहिए. All the produce is used as raw material in the respective industries. maximum portions में raw material की तरह यूज में लिया जाता है। चाय, घर में चाय बनाते हो तो असम की पत्ती तो डालते नहीं हो, चाय पत्ती डालते हैं ना, तो चाय पत्ती कहाँ बनती है, इंडस्ट्री में बनती है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटक are the some important plantation crops in these states. Since the production is the mainly for market, a well developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and market plays an important role in the development of the प्लांटेशन। किसी भी प्लांटेशन को ग्रो करवाने के लिए हम लोगों को सिर्फ खेत की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर जो सामान उगाया है उसको बेचने की भी ज़रूरत है। तो वो कैसे बिकेगा, वो ट्रांसपोर्ट की मदद से बिकता है, वो कम्युनिकेशन से बिकता है, वो इंडस्ट्री में प्रोसेस होने कैसे जाएगा, मार्केट, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी प्लांटेशन को ग्रो करवाने के लिए। ओके, नाउ we are studying about a cropping pattern. क्रॉपिंग पैटर्न मतलब ऐसा नहीं कि जब मर्जी हुई जो उगा लिया, हम किसी भी सीज़न के अंदर कुछ भी नहीं उगा सकते, ठीक है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग के सीजन्स हैं वो 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रबी, देन वी हैव खारिफ एंड वी हैव अ जायद सीजन। ओके, अभी आपको इसके मेन पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, ठीक है। रबी सीज़न के अंदर क्या होता है, इट्स अ विंटर सीज़न बेसिकली, जिसके अंदर सोइंग जो होती है वो विंटर्स में की जाती है। सोइंग मतलब उगाना, ओके, अक्टूबर दिसंबर टाइम में। फिर इसकी कटिंग होती है, जो हार्वेस्टिंग होती है वो समर सीज़न में होती है, अप्रैल से जून के बीच में। क्या क्या चीज़ें रबी सीज़न में उगाई जाती हैं, दैट इज़ व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। मैनी मोर आर देयर, यू कैन सर्च इट ऑफ। ओके, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, गूगल पे देखो कि इनके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप रबी सीजन के अंदर शो कर सकते हैं। एम आई क्लियर? देन वी मूव फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स द खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या कब होती है, ये मानसून सीजन में ग्रो की जाती है, सो की जाती है, ठीक है। हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर टाइम में। ओके, इसमें मेन चीज़ क्या क्या उगाई जाती है, जैसे मेज़, ज्वार, बाजरा,
अरहर जिसको हम तुअर भी बोलते हैं, आपके घर में तुअर की दाल अवेलेबल होगी, मूंग, उड़द एंड पैडी दैट इज राइस। आपको पता है राइस इज अ मेजर स्टेपल क्रॉप फॉर मेनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। okay, then we have third season which is ज़ैद season। ज़ैद season basically आपका रबी और खारिफ के बीच का season होता है, जब आपकी मैक्सिमम समर हॉलीडेज चल रही होती है, जैसे कि अभी सीजन आपका चल रहा है। ओके इसके अंदर आपने देखा है गर्मियों में आपके पास में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं खाने के लिए, तरबूज आएगा, खरबूजा आएगा, खीरा आता है, ककड़ी आती है। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली ग्रोन इन द ज़ैद सीजन ओनली। ओके लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर एक्सेट्रा। okay, so these are the cropping pattern or the cropping seasons of India, which has been divided into 3 major section। okay, in our next video we are going to study about the major crops of India। ठीक है, till then stay home, stay safe, thank you।